बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है सोल्यूशन वाले चैप्टर में अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो हमने पीछे डिस्कस करनी कि ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मुख्तलिफ सॉल्यूट्स की नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। तो जिसकी वजह से सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट था, या ऑस्मोटिक प्रेशर था, या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, उसमें चेंज आ रहा होता है। तो अब नॉर्मल कोलिगेटिव से प्रॉपर्टी से मुराद ये कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें पता है कि इतने हैं, और उसके हिसाब से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आना चाहिए वो भी हमें आइडिया है कि इतना होना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्स उतना नहीं होता, उससे ज़रा हट के होता है, डिफरेंट होता है। आंसर कम आता है या ज़्यादा आता है, यानी चेंज आता है आंसर। इसको फिर हम बोलते हैं अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की नॉर्मल ट्रेंड जो था उससे वो हट जाते हैं। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं। इसकी क्या रीजन है, वजह इसकी, ये दो पॉइंट यहाँ इसने मेंशन किए, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। ये दो मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नॉर्मल रूटीन से हट जाती। डिसोसिएशन का मतलब ये है कि आपने 10 पार्टिकल ऐड किए हैं सल्यूट के ना, लेकिन वो सल्यूट वहां जाके डिसोसिएट हो गया है, आयनाइज हो गया है, टूट गया है, दो चार में बदल गया है। अब हम समझ रहे हैं कि मैंने 10 पार्टिकल वहां पे ऐड किए हैं, लेकिन वो तो डिसोसिएट होके 10 की बजाय 20 या 50 बन गए हुए हैं, या 30 बन गए हुए हैं। तो वो उस बेस पे फिर हम कहते हैं कि भाई ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बदल गए। अब वो रिजल्ट देगा, वहां पे जो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल है उसके हिसाब से रिजल्ट हमें मिलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। लेकिन हम समझ रहे होंगे कि ये जो मैंने 10 सैल्यूट के पार्टिकल ऐड किए हैं ये रिजल्ट 10 की वजह से, हालांकि वो रिजल्ट वहां पे मौजूद जो 30 हैं या 20 हैं, जितने पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से वो आ रहा होता है। तो नॉर्मल रूटीन से वो हट जाता है, इसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह एसोसिएशन हो सकती है कि आपने पार्टिकल्स ऐड किए हैं, 10 पार्टिकल ऐड किए, लेकिन वहां जाके दो दो जुड़ के वो 5 बन गए हैं। अब वो रिजल्ट 5 के हिसाब से दे रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि मैंने वहां पे 10 पार्टिकल ऐड किए हुए हैं। तो इस फर्क की वजह से आपके जो रिजल्ट है उसमें फर्क पड़ जाता है, चेंज आ जाता है। अच्छा, एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ये हो गया कि अब नॉर्मल कोलिगेट प्रॉपर्टी है क्या, और उसकी वजूहत क्या है। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात हमने कर ली। दूसरा पॉइंट ये है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हो तो उसमें फिर आप बता सकते हैं कि असल में देखें ना कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो मोलर मास के इनवर्सली थी। जैसे डेल्टा पी का ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, तो M2 के इनवर्सली है, डेल्टा टी भी M2 के, डेल्टा टी एफ M2 के, पाई M2 के। तो जितनी भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं सारी मोलर मास के इनवर्सली। तो हमारे पास जनरल फार्मूला ये बना, ये MCQ के तौर पे भी आपने जहन में रखना है ये शॉर्ट क्वेश्चन में, कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी मोलर मास ज्यादा होगी उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम ऑब्जर्व होंगी, और जितनी मोलर मास जो है वो कम होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चेंज आएगा उतना ज्यादा आता है। ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब है कि अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा फिर हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल लिख दूं तो मोलर मास और पार्टिकल्स एक दूसरे के उल्ट हो गए। क्या मतलब कि जब डिसोसिएशन होगी, मॉलिक्यूल टूटेगा, तो मोलर मास तो कम हो जाएगी। मोलर मास तो कम होगी, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी, कि मैंने 10 दिए हैं वो जाके दो दो बन के 20 बन गए। तो मास उसकी कम होगी लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए। इसी तरह जब एसोसिएशन होगी, दो दो जुड़ जाएंगे आपस में, तो मोलर मास ज्यादा हो जाएगी लेकिन पार्टिकल की तादाद कम हो जाएगी। जैसे मैंने 10 डाले हैं, दो दो ऐड हो जाएंगे तो वो 5 बन जाएंगे, मास ज्यादा हो जाएगी लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल उसमें कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है अब ये एक तो ये MCQ आपका हो गया यहाँ तक ना, मोलर मास का कोलिगेटिव और इसी तरह मोलर मास। अच्छा, ये एसोसिएशन डिसोसिएशन वाली जो मैंने बात की इसको मैं रिलेशन में बताऊं तो इस तरह भी आप देख सकते हैं MCQ के तौर पे, कि एसोसिएशन जब होगी तो मोलर मास ने ज्यादा होते जाना है। ठीक हो गया। एसोसिएशन पार्टिकल ने जब जुड़ते जाना है तो मोलर मास ज्यादा होती जानी है, यही बात है ना यहाँ पे भी, कि जब एसोसिएशन होगी तो पार्टिकल कम हो जाएंगे,
मास ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे वही बात कर रहा है कि एसोसिएशन होगी तो मास ज्यादा हो जाएगी, पार्टिकल की तादाद कम हो जाएगी। जब डिसोसिएशन होगी, मॉलिक्यूल टूट के छोटे छोटे में जाएगा तो मास डिवाइड हो जाएगी, मोलर मास उसकी कम हो जाएगी। मोलर मास कम हो जाएगी, लेकिन उधर से डिसोसिएशन की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। यही बात हम इधर भी कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हवाले से। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मोलर मास के इनवर्सली है, ये हमने अभी बात की। मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस बेस पे बात करें तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी आ रही है वो फिर, ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर उसी उसी की पैटर्न पे, क्योंकि मोलर मास और ये उल्ट है। तो मोलर मास एसोसिएशन के डायरेक्टली है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सेम इसी तरह मोलर, आपकी जो मोलर मास थी वो डिसोसिएशन के इनवर्सली है, तो लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के वो डायरेक्टली हो जाएगी। बात वही आपकी है कि सर जब डिसोसिएशन होगी, बड़ा मॉलिक्यूल टूट के छोटों में चला जाएगा, मोलर मास उसकी कम हो जाएगी, छोटों में जाने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा हो जाएंगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, डिसोसिएशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अच्छा, इसी तरह अगर आप बात करते हैं एसोसिएशन की, कि मॉलिक्यूल आपस में जुड़ना शुरू हो जाएं, जुड़ेंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाएंगे तो मोलर मास ज्यादा हो जाएगी, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद कम हो जाएगी। पार्टिकल का तादाद कम होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कम हो जाएंगी, तो वो एसोसिएशन के क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये एमसीक्यू के तौर पे ये पॉइंट आपने रिलेशनशिप जरूर ध्यान में रखने। एसोसिएशन का वही उसने बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की वजह से मॉलिक्यूल आपस में अटैच होना शुरू हो जाते हैं। और डिसोसिएशन में हमें कहते हैं आयनाइजेशन, जैसे सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होके दो पार्टिकल में चला जाता है। और इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड जो है वो तीन पार्टिकल में, दो क्लोराइड आयन और एक कैल्शियम का आयन है तो तीन में चला जाता है। तो उसकी फिर जो एक्चुअल मोलर मास है उससे उसकी मास फिर 1/3, 3 गुना कम हो जाती है। इसी तरह उधर भी उसकी मास जो है वो भी हाफ, आधी हो जाती है डिसोसिएशन की वजह से। और फिर वो आगे उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी उसी हिसाब से शो हो रही होती है। ठीक हो गया, ये तो जनरल बात होगी कोलिगेटिव हैं क्या, कौन से फैक्टर डील करते हैं, क्या रिलेशनशिप है, ये हमने बात कर ली। अब आगे है कि इनको फिर आपस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपस में रिलेशनशिप जो है वो किसने दिया, वांट ऑफ फैक्टर है, इसने ये रिलेशनशिप प्रोवाइड किया था इनके दरमियान, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के दरमियान और अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के दरमियान। जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के हवाले से हायर होती हैं, क्योंकि वो डिसोसिएट होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल उनके ज्यादा हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसलिए उसने ये जर्नल लिखा कि आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा आएगा आंसर, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू कम आएगा। तो उसको हम फिर इस तरह लिखते हैं, डेल्टा पी प्राइम इलेक्ट्रोलाइट वाला है, और डेल्टा पी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला है। ठीक हो गया, तो इसी तरह ये लोअरिंग वेपर प्रेशर की रेशियो है, ये बॉइलिंग पॉइंट की है, ये फ्रीजिंग पॉइंट वाली है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाली रेशियो। इन रेशियो को हम आई से शो करते हैं, ये उसका फैक्टर बन जाता है। ठीक हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। एक ये वांट ऑफ फैक्टर आई क्या है, वो हमने बता दिया कि इस रेशियो को हम नाम देते हैं। और इसका फायदा क्या है, इसका यानी आपके वांट ऑफ जो फैक्टर है, इसका आई का फायदा क्या है कि इसको यूज करके हम कोलिगेट डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन का पता चला सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प लेके ना, कि मॉलिक्यूल आपस में डिसोसिएट हुए हैं या एसोसिएट हुए हैं, और हुए हैं तो कितने हद तक डिसोसिएशन की पावर उनकी क्या है। ठीक है, इसकी बात उसने यहाँ पे की। तो यहाँ पे रिलेशनशिप ले लें कि एक इसने एग्जांपल ली है कि सपोज करें मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अल्फा मोल मेरे पास है। जब ये डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर, तो इसमें हम कहते हैं कि अल्फा इसकी जो है ना वो डिसोसिएशन है,
1 मोल मैंने लिया था, अल्फा मोल उसमें से डिसोसिएट हुए हैं, तो पीछे जो बच गए हैं वो 1 माइनस अल्फा बच गए। ठीक होगा। फिर वो कहता है सपोज करें कि एन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आयन जो है वो फॉर्म हुए हैं जब 1 मोल आपका जो सल्यूट है वो डिसोसिएट हुआ था। तो फिर टोटल नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल डिसोसिएशन के बाद जो मेरे पास आएंगे वो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा के बराबर होंगे, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कैसे लिख रहा है इसको मैं आपको थोड़ा सा इस तरह इसको समराइज कर लेते हैं कि किस फॉर्म में चल रहा है। तो सपोज करें एक स्पीशी है, तो इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है जी, ये ई इलेक्ट्रोलाइट उसने ली, जो डिसोसिएशन शो करता है। डिसोसिएशन के बाद अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि उसके आयंस बन जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लें, ये चूंकि डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम NaCl भी ले सकते हैं। ठीक, सोडियम क्लोराइड ले लें या आयन सिंपल, चलो आसानी रहेगी थोड़ी। अच्छा, अब सपोज करें मैंने शुरू में लिया था 1 मोल इसका, उस वक्त ये अभी डिसोसिएट नहीं हुए तो ये 0 है। फिर मैंने कहा कुछ देर बाद जब डिसोसिएशन हुई तो अल्फा मोल डिसोसिएट होके इधर आ गए, तो आयंस के कितने मोल प्रोड्यूस हुए? अल्फा। ठीक है, ये यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, अल्फा मोल वहां पे डिसोसिएट हुआ। तो यहाँ पे तो टोटल 1 मोल थे ना, तो 1 में से अल्फा तो चले गए, तो पीछे कितने रह गए? 1 माइनस अल्फा रह गए। यहाँ तक बात होगी। 1 मोल मैंने लिए थे उस पहले शुरू में जब डिसोसिएशन नहीं हुई, फिर उसमें से अल्फा आयन डिसोसिएट होके इधर आगे आयन वाली फॉर्म में चले गए, तो इलेक्ट्रोलाइट कितना बच गया? जो डिसोसिएट नहीं हुआ हुआ वो 1 माइनस अल्फा बच गया। यहाँ तक ओके। फिर उसने कहा कि सपोज करें कि नंबर ऑफ आयन जो फॉर्म हुए हैं ना 1 मोल सल्यूट की डिसोसिएट, वो n है। यहाँ पे आयन आयन जो पैदा हुए हैं वो कितने हैं? n पैदा हुए। जैसे मिसाल के तौर पे NaCl अगर आप ले लें, तो NaCl की बात करेंगे, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, NaCl जब डिसोसिएट होगा तो वो कितने आयन देगा? 2 आयन आपको पता देता है, एक सोडियम आयन देता है, ठीक होगा, और एक क्लोराइड आयन देते हैं। ठीक हो, तो अगर मैं इसकी बात करूं, सोडियम क्लोराइड की बात करूं, तो आप कहेंगे कि सर अगर ये शुरू में पहले 1 था, यहाँ पे ये 1 था, तो यहाँ पे 0 होगा शुरू में। जब ये 1 माइनस अल्फा हुआ, तो अल्फा आयन तो ये बने होंगे, और अल्फा आयन ही ये बने होंगे। 2 है ना टोटल, तो अल्फा अल्फा ये और अल्फा ये। देखो ना, अगर इसमें से 10 मालिकूल हैं, 10 में से 5 मालिकूल यहाँ से माइनस करें, अल्फा की वैल्यू 5 हो। पहले 1 मोल था ना, 1 मोल में सपोज करें 10 मालिक्यूल है, 10 NaCl के फार्मूला यूनिट है, तो 10 में से 5 माइनस कर लें कि 5 इधर आ गए, तो अल्फा की वैल्यू 5 होगी, तो 10 माइनस 5 किया तो आपने कहा ये 5 रह गया। मैं 10 ही लगता हूँ यहाँ समझाने के लिए, कि सपोज करें इसके मैंने कितने लिए? 10 लिए हुए। ठीक है, तो 10 में से 5 माइनस हो गए, और पीछे कितने रह गए? 5 रह गए हैं बकाया। और जो 5 यहां से गए वो कहाँ गए? इधर चले गए। अच्छा, उन 5 ने 5 सोडियम आयन पैदा किए। ठीक है, और उन 5 ने 5 ही क्लोराइड आयन पैदा किए, तो टोटल तो 10 पैदा किए ना आयन, नंबर ऑफ आयन तो 10 हो गए। इन इसको मैं लिख सकता हूँ 2 जरा 5। ठीक है, तो यही बात यहाँ कह लें कि जब अल्फा आए थे तो अल्फा और अल्फा, तो कितने अल्फा हो गए? 2 अल्फा हो गए। ठीक है, तो इसको आप इकट्ठा करें तो आप लिख सकते हैं कि सर ये मेरे पास 2 अल्फा बन चुका है। ठीक है, ये मेरी बात आपको फॉलो की होगी। तो उसी पैटर्न पे वो कह रहा है कि ये इलेक्ट्रोलाइट था, 1 मोल लिया था शुरू में, जब अल्फा इधर चले गए तो ये चले गए। फिर उसने कहा सपोज करें कि जो आयन उसने बनाया ना, वो आयन उसने एक आध नहीं बनाया, बल्कि आयन उसने एन बनाए। यानी जैसे इस सोडियम क्लोराइड ने 2 आयन बनाए थे, तो हमने अल्फा को 2 से जरब दे दी। इसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है अगर एन आयन बनाए हैं तो आप इस अल्फा को क्या करेंगे? एन से 7 में जरब दे देंगे।
ठीक है जी। तो आपके पास आ जाएगा एन अल्फा आयन। तो टोटल आयन निकालने हैं तो आप कहेंगे इन तीनों को जमा कर लो। एन अल्फा वो हैं जो पार्टिकल आयन बन चुके हैं, और वन माइनस अल्फा जो पीछे बच चुके हैं, इन सारों को जमा कर लें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकल आएंगे। तो यही काम इसने यहाँ किया है कि वन माइनस अल्फा और एन अल्फा इन दोनों को उसने जमा किया यहाँ पे ना, वन माइनस प्लस एन अल्फा। तो वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा, इन दोनों में से कॉमन गया तो एन माइनस वन उसने ले लिया। ठीक हो गया। अब वाट ऑफ इक्वेशन क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्यों ले, यहाँ वैसे तो थी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ना, लेकिन वो आपको पता है, अभी हमने पीछे बात की कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसकी जगह फिर नंबर ऑफ पार्टिकल मेंशन कर लिए ताकि मुझे बताना आसान हो जाए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन तो ये है, और नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन वो वन थे। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया है कि ये वन माइनस है, इधर वन इधर आके मल्टीप्लाई तो वन ही रह जाएगा। ठीक हो गया। उस वन में से फिर ये जो प्लस वन ऊपर है ये इधर आके माइनस करेंगे तो आई माइनस वन बन जाएगा। ठीक हो गया, आई माइनस वन ये हो गया, और एन अल्फा माइनस अल्फा आपका इधर बच गया, वन उधर चला गया, मल्टीप्लाई तो ये शक्ल है। ठीक है जी। इधर अल्फा को उसने साथ मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। अब ना भी करें क्योंकि बाद में हमने कॉमन तो ले ही लेना है, तो आप अल्फा को मल्टीप्लाई ना करें, वही रहने दें। बस वन को इधर ले गए तो आई रह गया, ये वन उधर जाके माइनस हुआ तो आई माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस वन। ये जो लिखा पड़ा था उसको वैसे ही रहने दें, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई ना करें। यहाँ से अल्फा आप निकालेंगे तो एन माइनस वन डिवाइड हो जाएगा, तो आई माइनस वन ओवर एन माइनस वन ये आपके पास आ गया एक फार्मूला। अल्फा से क्या मुराद है, डिसोसिएशन, ये उसकी है इलेक्ट्रोलाइट की। तो अल्फा की वैल्यू बता देगी कि भाई हाँ जी आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हुआ है, तो कितनी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। कहाँ से पता चलेगा, एन से मुराद नंबर ऑफ आयन कितने उसने दिए हैं ये वैल्यू पुट कर लें, और आई से मुराद उसका ये फैक्टर जो है ना इस रेशो का, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पहले और बाद दोनों का रेशो जो है आई, उसकी वैल्यू पुट कर लें। तो इस आंसर से आप इक्वेशन से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी क्या है इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में एक पॉइंट इसका है कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डाइल्यूशन का क्या असर होता है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि डाइल्यूशन जो है वो डिसोसिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना आप डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे, पानी ज्यादा ऐड करेंगे, उतना उस आयन के उस इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएट होने के चांसेस ज्यादा है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आपने नाम सुना होगा, वो भी यही कहता था कि जितने आप पानी ज्यादा देंगे, डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे, उतनी आयनाइजेशन भी ज्यादा होती जाती है। उसकी वजह क्या है, अगर वजह आप नोट करें तो वो भी है कि नीचार इक्विलिब्रियम में काम चल रहा होता है ना, जो डिसोसिएशन वाले सिस्टम होता है, इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम ऐसे। तो पहले अगर आपका वो एसिड, फॉर एग्जांपल एक एसिड है एच ए एसिड है कोई, ठीक है, प्लस वाटर आपने उसके साथ ऐड किया। ठीक है जी। अब वो आयनाइज होके यहाँ पे एच एच थ्री ओ प्लस बना देगा। ठीक है। और ए माइनस बना रहे। अब इसमें देखें ना, जब आप डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे, वाटर ज्यादा ऐड करेंगे, तो ली चार्ट प्रिंसिपल के मुताबिक रेक्टेंगल वाली साइड पे कोई चीज ऐड करें तो वो प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाती है, तो फिर एच ए ज्यादा से ज्यादा आयनाइज होके ए माइनस प्रोड्यूस करता रहेगा। तो यही पॉइंट वो वहां पे बता रहे हैं कि जितनी आप डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे, आपकी आयनाइजेशन डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी, डिसोसिएशन ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे। और अभी हमने बात की थी कि नंबर ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा और नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा ऑब्जर्व होंगी, उनका वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। ठीक हो गई। चलें यहाँ तक ये आपका मुकम्मल हो जाता है टॉपिक कोलिगेटिव, ये इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और डिग्री डिसोसिएशन वाला भी। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बनता है, अच्छा सवाल है, इसको भी आप जरूर करें।